हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। किसके लिए? लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का वो टॉपिक होगा वायव फोटो। कौन सी फोटो? वायव फोटो, एरियल फोटोग्राफ, एरियल फोटोग्राफ। ठीक है। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वायु फोटो होता क्या है। तो वायु फोटो होता है वायुयान या हेलीकॉप्टर से, वायुयान या हेलीकॉप्टर से, वायुयान या हेलीकॉप्टर से लिया गया परिशुद्ध फोटो, परिशुद्ध फोटो या परिशुद्ध कैमरे से लिया गया फोटो क्या कहलाता है? वायव फोटो कहलाता है। क्या कहलाता है? वायव फोटोग्राफ कहलाता है। इसके अलावा इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? वायव फोटो तो अपन लोगों ने ले ली, इसका उपयोग कहाँ पर करेंगे? तो इसका उपयोग किया जाता है स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में। स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में इसका उपयोग कहाँ पर होता है? स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में। वह इसके अलावा इसका उपयोग एक और किया जाता है, जो भी अपन लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिस लक्ष्य की भी अपन फोटो लेते हैं, उस लक्ष्य की व्याख्या करने में, उस लक्ष्य की व्याख्या करने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? वायव फोटो का। वायव फोटो होता क्या है? किसी भी वायुयान या हेलीकॉप्टर से लिया गया परिशुद्ध कैमरे से फोटो क्या कहलाता है? वायव फोटो कहलाता है। उपयोग स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में। इसके अलावा जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य की व्याख्या करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं फैक्ट है कुछ कि प्रथम वायव फोटो कब लिया गया था। तो प्रथम बार वायव फोटो जो लिया गया था वो लिया गया था फ्रांस में। कहाँ पर लिया गया था? फ्रांस में लिया गया था। कौन सी सन में लिया गया था? 1858 में लिया गया था। फ्रांस में लिया गया था, 1858 में लिया गया था। और पहली बार लिया गया था गुब्बारे से। किससे लिया गया था? गुब्बारे से वायु फोटो लिया गया था। इसके बाद में दूसरी बार लिया गया था वायुयान से। पहली बार गुब्बारे से लिया गया, फिर वायुयान से कब लिया गया? वायुयान से वायु फोटो पहली बार कब लिया गया? वो लिया गया सन 1909 में। कहाँ पर लिया गया? इटली में। कहाँ पर लिया गया? इटली में लिया गया। कहाँ, किससे लिया गया? वायुयान से लिया गया। आ गई बात समझ में? इटली के एक नगर था, इटली के नगरों की फोटो ली गई। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखते हैं सर्वाधिक उपयोग कब हुआ इसका। वायु फोटो का इजाद हो गया था 1858 में पहली बार लिया गया, 1909 में इटली के शहरों की ली गई। फिर इसका उपयोग सर्वाधिक किया गया। सबसे ज़्यादा उपयोग इसका कब किया गया? तो यहाँ पर लिखेंगे सर्वाधिक उपयोग। सर्वाधिक उपयोग, इसका जो सर्वाधिक उपयोग हुआ वो हुआ दोनों विश्व युद्धों में। दोनों विश्व युद्धों में, विश्व युद्धों में कोई भी वायुयान से फोटो खींच लेता और वहाँ की आर्मी का पता लगा लेता, कौन सी आर्मी कहाँ पर डिप्लॉय की गई है, फिर वहाँ पर अटैक करते थे। ठीक है, उसी के अनुसार रणनीति बनती थी। तो सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पर किया गया वायु फोटो का? वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया दोनों विश्व युद्धों के दौरान किया गया। ठीक है, इसके अलावा भारत में क्या किया गया? भारत में सर्वप्रथम फोटो कब ली गई? ये तो विश्व की बात कर ली, अब भारत की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम वायु फोटो ली गई थी 1920 में। कब ली गई थी? 1920 में। कहाँ की ली गई थी? आगरा शहर की फोटो ली गई थी। आगरा शहर की फोटोएं सबसे पहले भारत में कब ली गई? 1920 में। कौन से शहर की ली गई? आगरा शहर की ली गई। ठीक है, आगे बात समझिए। 1920 में वर्तमान में पूरे देश का जो वायु फोटो है, वर्तमान में जो पूरा देश है अपना भारत देश है, उसकी वायु फोटो लेने की देखरेख कौन करता है? वो करता है वायु सर्वेक्षण निर्देशालय। वायु सर्वेक्षण निदेशालय। ठीक है,
पूरे देश की वायु फोटो की देखरेख कौन करता है? वायु सर्वेक्षण निदेशालय, नई दिल्ली। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, ठीक है। पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इतनी बात समझ में आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है, भारत में वायु फोटो को लेने के लिए सरकारी तौर पर अधिकृत जो संस्थाएं हैं, भारत में सरकारी तौर पर अधिकृत संस्थाएं, वायु फोटो लेने के लिए भारत में सरकारी तौर पर अधिकृत संस्थाएं, 3 संस्थाएं मुख्य है। कितनी संस्थाएं हैं? 3 संस्थाएं मुख्य है। 3 संस्थाएं मुख्य है। उन संस्थाओं के नाम है वायु सर्वेक्षण कंपनी। कौन सी कंपनी? वायु सर्वेक्षण कंपनी। एक तो है वायु सर्वेक्षण कंपनी, इसके अलावा है भारतीय वायुसेना। ये वायु सर्वेक्षण कंपनी है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता। इसके अलावा नंबर 2 है भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना। और नंबर 3 है राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्था, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, NRSA, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। ये है हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये 3 संस्थाएं हैं जो सरकारी तौर पर अधिकृत की गई है। किसके लिए? भारत में वायु फोटो के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इसके 2 उपयोग थे। कौन कौन से? मानचित्र को निर्माण करने के लिए, स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए, तथा उनके जो लक्ष्य थे, उनके जो बिंदु थे, उनकी व्याख्या करने के लिए, उनके संबंधित विज्ञानों को विकसित करने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित चीज़ें बताने के लिए। तो उससे संबंधित चीज़ें बताने के लिए कितनी विज्ञान विकसित की गई? तो वो विज्ञान थी 2 प्रकार की। ये लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं कि 2 विभिन्न उपयोगों के कारण, 2 विभिन्न उपयोग थे। पहला स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने और दूसरा लक्ष्य को, उनकी लक्ष्यों की व्याख्या करने। तो इन 2 विभिन्न कारण, उपयोगों के कारण 2 स्वतंत्र, कितनी? 2 स्वतंत्र तो थी, लेकिन एक दूसरे से संबंधित विज्ञानों का विकास हुआ। ये दोनों विज्ञानें अलग थी लेकिन एक दूसरे से संबंधित थी, ठीक है, विकास हुआ। इनमें से पहली जो विज्ञान थी वो थी फोटोग्राममिति। फोटोग्राममिति, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटोग्रामेट्री। क्या बोलते हैं? फोटोग्रामेट्री। ये 2 विज्ञान विकसित की गई थी, ठीक है। ये जो विज्ञान थी, ये मापन का विज्ञान थी। किसका विज्ञान थी? फोटोग्रामेट्री जो थी वो मापन का विज्ञान व तकनीक। इसमें जितनी भी तकनीक थी वो किससे संबंधित थी? मापन से संबंधित थी। कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, किससे संबंधित थी? मापन से संबंधित। तो ये है फोटो की चौड़ाई, फोटो की, यह किससे संबंधित थी? फोटो की चौड़ाई, फोटो की लंबाई। इसके अलावा जो भी फोटो ली जाती थी कितनी ऊंचाई से ली गई है, तो किस ऊंचाई की माप, इससे संबंधित थी फोटोग्राममिति, ठीक है। इसका उपयोग क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता था स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने, स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने में। जितने भी स्थलाकृतिक मानचित्र थे उनको बनाने में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता था? फोटोग्रामेट्री या फोटोग्राममिति। इसके अलावा उन्हें अद्यतन बनाने में, अद्यतन का मतलब होता है उपयोगी बनाने में, वर्तमान में उनका उपयोग किया जा सके, अद्यतन बनाने में,
या उपयोगी बनाने में। किसका उपयोग किया जाता था? फोटोग्रामेट्री का उपयोग किया जाता था। ये हो गया पहली चीज। दूसरी चीज है, एक मिनट देखता हूँ मैं, देखा आप लोगों को दिखता है कहीं। हाँ, दूसरी चीज से इसकी वो थी प्रतिबिंब निर्वचन। प्रतिबिंब निर्वचन, इमेज इंटरप्रिटेशन, क्या बोलते हैं इसे? इमेज इंटरप्रिटेशन, इमेज के बारे में जानकारी एकत्रित करना, ठीक है, उनका वर्णन करना, उनको पहचानना। तो इसका जो उपयोग किया जाता था कि इमेज किस चीज़ की है, तो इसका उपयोग किया जाता था वस्तुओं को पहचानने में, वस्तुओं को पहचानने में कि ये भाई कौन सी चीज़ की फ़ोटो ली गई है। इसके अलावा उनके सापेक्षिक महत्व को समझने का निर्णय लिया था। उनका महत्व क्या है, उनका महत्व क्या है, कौन सी चीज़ है उसका महत्व क्या है। दूसरी चीज़ थी ना वर्णन करना, व्याख्या करना, वो इसी चीज़ में आती है, ठीक है। उनकी गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए, उन चीज़ों की गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता था? प्रतिबिंब निर्वचन या इमेज इंटरप्रिटेशन का उपयोग किया जाता था वस्तुओं को पहचानने में, ठीक है, उनका महत्व जानने के लिए, इसके अलावा उनकी गुणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब निर्वचन तकनीक का उपयोग किया जाता था। ये दोनों तकनीकें हो गई, ठीक है। वायु फोटो के लिए दो स्वतंत्र किंतु एक दूसरे से संबंधित विज्ञानों का विकास हुआ। कौन कौन सी? फोटोग्रामेट्री और इमेज या प्रतिबिंब निर्वचन, ठीक है। अब देखते हैं वायु फोटो के लाभ क्या क्या हैं। वायु फोटो के लाभ, वायु फोटो के लाभ। अब लाभ देखते हैं भाई, हाँ भाई इनका प्रॉफिट क्या है इन चीज़ों से, ठीक है। तो सबसे पहली बात है आकृति। स्थलों की आकृति को उनके स्थानीय संदर्भ में देखा जा सकता है, ठीक है। स्थानीय संदर्भ में, स्थानीय संदर्भ में आकृतियों की पहचान, स्थानीय संदर्भ में आकृतियों की पहचान की जा सकती है कि हाँ भाई ये आकृति कौन से स्थान की है, ठीक है। इसके अलावा ऐतिहासिक अभिलेखन में, ऐतिहासिक अभिलेखन में, ऐतिहासिक अभिलेखन में, ठीक है, आज से 20 साल पहले किसी जगह की फोटो ली गई है, ठीक है, और आज उस जगह की फिर से फोटो ली गई है, तो इतिहास में उस जगह पर कौन कौन से परिवर्तन हुए, किस किस प्रकार से परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का अभिलेखन करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? वाया फोटो का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा दृश्य संवेदनशीलता से, दृश्य संवेदनशीलता से, दृश्य संवेदनशीलता से अधिक संवेदनशीलता को, अधिक संवेदनशीलता को जानने में, दृश्य संवेदनशीलता क्या होती है? दृश्य संवेदनशीलता होती है EMR का एक रेडिएशन होता है, EMR का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एक बैंड होता है, उससे बोलते हैं दृश्य बैंड या दृश्य संवेदनशीलता। उसकी जो लंबाई होती है वो 0.4 से 0.7 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है, ठीक है, 0.4 से 0.7, ये UM है मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर नहीं है ये, माइक्रोमीटर, क्या बोलते हैं इसे? माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। उसकी लेंथ कितनी होती है दृश्य संवेदनशीलता की? 0.4 से 0.7 तक। लेकिन ये जो वायु फोटो है इसकी संवेदनशीलता, इसकी जो रेंज है वो इससे अधिक होती है, वो होती है 0.3 से 0.8 तक। कहाँ तक होती है? 0.9 तक, 0.3 से 0.9 तक। 0.4 से नीचे यानी कि उससे पहले की भी बैंड दे सकते हैं हम, ठीक है, और 0.7, केवल 0.4 से 0.7 तक होती है EMR की दृश्य रेडिएशन। बाकी जो होती है 0.3 से लेकर के 0.9 तक भी इसको देखा जा सकता है। यानी कि दृश्य संवेदनशीलता से अधिक संवेदनशीलता को भी वायु फोटो के द्वारा जाना जा सकता है। ये तो हो गए इसके लाभ, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कि इसे त्रिविम संदर्श व्यक्त कर सकते हैं, 3D मैप बना सकते हैं इससे,
ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, 3D मैप भी बना सकते हैं, त्रिविम संदर्श भी देख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख लेना। आगे बात समझ, ये हो गए वायु फोटो के लाभ। अब देखते हैं वायु फोटो के प्रकार। आपके सिलेबस में दिया गया है वायव फोटो के प्रकार, वायव फोटो के प्रकार, एरियल फोटोग्राफी, वायव फोटो के प्रकार, इंग्लिश में बोले तो एरियल फोटोग्राफी, एरियल फोटोग्राफ। ठीक है, तो वायव फोटो के प्रकार क्या क्या हैं वो अपन देखते हैं। तो कैमरा के अक्ष, वायव फोटो के प्रकार अलग अलग आधारों पर मापे जाते हैं। तो सबसे पहला तो देखेंगे कैमरा के अक्ष पर, कैमरा अक्ष की मापनी, कैमरा अक्ष मापनी व्याप्ति क्षेत्र के कोणीय विस्तार, मापनी व्याप्ति के कोणीय विस्तार एवं उनके उपयोग में लाई गई फिल्म के आधार पर, कैमरा अक्ष के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा मापनी के कोणीय व्याप्ति के आधार, मापनी के कोणीय व्याप्ति के आधार पर, व्याप्ति के आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, वायव फोटो के प्रकारों को। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर। ठीक है, वायव फोटो के प्रकारों में सबसे पहले हम देखते हैं कि कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार की वायव फोटो होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायव फोटो के प्रकार। ठीक है, और वो बांटी गई है 3 प्रकारों में। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में बांटा गया उसे। कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायव फोटो को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 3 प्रकारों में बांटा गया है, और वो 3 प्रकार अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो वायव फोटो है वो देखते हैं ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ। कौन सा फोटोग्राफ? ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ। सबसे पहला फोटोग्राफ कौन सा है? कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ। ठीक है, वायव फोटो खींचते समय कैमरा लेंस से के केंद्र से 2 विपरीत अक्षों की रचना होती है। ठीक है, फोटो लेते समय कैमरा जो लेंस होता है, ठीक है, ये कैमरा जो लेंस होता है, इससे फोटो लेते समय 2 विशिष्ट अक्षों की रचना होती है। 2 विशिष्ट अक्ष कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया कैमरा अक्ष, एक तो हो गया कैमरा अक्ष। इसके अलावा होता है दूसरा अक्ष होता है एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, एक तो होता है कैमरा अक्ष, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं। इसके अलावा दूसरा अक्ष बनता है, वो होता है ऑप्टिकल अक्ष। ऑप्टिकल अक्ष, आ गई बात समझ? ये 2 अक्ष होते हैं। अब ये दोनों अक्ष किस प्रकार से काम करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। 2 विशिष्ट प्रकार के अक्ष बनते हैं। विशिष्ट प्रकार के अक्ष कौन कौन से हो गए? कैमरा अक्ष, जिसे ऊर्ध्वाधर अक्ष भी बोलते हैं, और दूसरा अक्ष हो गया ऑप्टिकल अक्ष। ठीक है, अब ये अक्ष किस प्रकार से बनते हैं? एक तो होता है धरातल की ओर, एक तो कहाँ पर होता है? एक तो होता है धरातल की ओर। ठीक है, धरातल की ओर, और एक होता है दूसरा फोटो के तल की ओर, दूसरा फोटो के तल की ओर, तल की ओर। अभी मैं आप लोगों को डायग्राम बना करके समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो कैमरा लेंस से धरातल पर दिए गए लंब को ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं, मैं डायग्राम बनाता हूँ, देखते जाइएगा। ठीक है आप लोग, ठीक है, ये आपके सामने एक डायग्राम है। अब ये जो अक्ष है, ये जो तल है, वो है फोटो तल, फोटो
तल। ऐसे फोटो लेंगे तो ऊपर वाला जो भाग होगा उसे क्या बोलेंगे, फोटो का तल, यानी कि फोटो का पैना। फोटो तो यहाँ से दिखाई दे रही है ना, तो ये क्या हो गया, फोटो तल हो गया। और ये हो गया अपना धरातलीय तल, ये हो गया धरातलीय तल। इसे आवर्त क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्त क्षेत्र, यानी कि जितने क्षेत्र की फोटो ली जाती है। ठीक है, एक मिनट रुकना, मैं देखता हूँ आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यह हो गया आवर्त क्षेत्र, आवर्त क्षेत्र। ठीक है, ये है कैमरे का लेंस, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है कैमरे का लेंस। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कैमरा लेंस, कैमरा लेंस। अब इस कैमरा लेंस से जो सीधे तौर पर ऊर्ध्वाधर जो अक्ष बन रहा है उसे बोलते हैं कैमरा अक्ष। कैमरे से बनने वाला, कैमरा लेंस से बनने वाला अक्ष क्या कहलाता है, कैमरा अक्ष। ठीक है, कैमरा अक्ष याद रखना सीधा किस पर पड़ेगा, धरातल पर पड़ेगा। ऊर्ध्वाधर बिल्कुल 90 डिग्री पे, कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सीधे कैमरे लेंस से सीधे धरातल पर पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट, और उसे बोलेंगे कैमरा अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष। कौन सा अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। ये कैमरा लेंस हो गया। अब दूसरा क्या था, फोटो के तल की ओर। फोटो के तल की ओर किस प्रकार से बनेगा, ये एक अक्ष तो बन गया कैमरे का अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष। अब दूसरा अक्ष फोटो के तल की ओर बनेगा, और फोटो के तल की ओर किस प्रकार बनेगा कि लेंस के केंद्र से फोटो की सतह पर खींची गई, लेंस के केंद्र से फोटो की सतह पर खींची गई साहुल रेखा, ये जो यहाँ से लेकर के फोटो कैमरा लेंस से लेकर के फोटो की सतह तक जो एक साहुल रेखा खींची गई है, इस साहुल रेखा को ही क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल अक्ष। क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल या फोटोग्राफी अक्ष कहा जाता है, फोटोग्राफी अक्ष। आ रही है बात समझ में। कैमरे के लेंस से लेकर के फोटो की सतह के बीच में खींची गई साहुल रेखा को ही क्या कहा जाता है, ऑप्टिकल अक्ष या फोटोग्राफी अक्ष कहा जाता है। और कैमरा लेंस से धरातल पर ऊर्ध्वाधर जो खींची जाती है रेखा, उसे क्या कहा जाता है, कैमरा अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ कि जब फोटो की सतह को धरातलीय सतह के समांतर रखा जाता है, जब फोटो की सतह को, इस फोटो की सतह को धरातलीय जो अक्ष है, ठीक है, इसकी धरातलीय सतह के समांतर रखते, यहाँ पर ला करके रखते हैं, तो क्या होता है कि दोनों अक्ष एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये दोनों अक्ष क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। और दोनों अक्ष जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो कौन सी फोटो का निर्माण होता है, तो निर्माण होता है ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ का निर्माण होता है। कि जब फोटो की सतह को ऊर्ध्वाधर सतह के समांतर रखा जाता है, तब दोनों अक्ष एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो किस प्रकार की फोटोग्राफ प्राप्त होती है, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ प्राप्त होती है। देखो पृथ्वी गोल है, ठीक है, क्या है, पृथ्वी गोल है। जब इस फोटो की सतह को ऊर्ध्वाधर अक्ष के साथ मिलाकर के समांतर रखा जाता है तो ये पूरा नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है, गोल है, तो इसमें कम से कम 3 डिग्री का, कितने डिग्री का क्या आता है, डिफरेंस आता है, विचलन आ जाता है। ठीक है, 3 डिग्री या 3 डिग्री से अधिक का भी आ सकता है। तो आप नोट लगा करके लिख लेना कि ऊर्ध्वाधर अक्ष से, ऊर्ध्वाधर अक्ष ये वाला अक्ष, ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष से प्रकाशीय अक्ष, ऑप्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष से प्रकाशीय अक्ष में 3 डिग्री से अधिक विचलन वाले फोटोग्राफ को नत फोटोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, नत फोटोग्राफ, नत फोटोग्राफ। ठीक है, ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ कब कहेंगे, जब 3 डिग्री से कम का विचलन हो। लेकिन जब इन दोनों को समांतर रखेंगे तो पृथ्वी की जो आकार है उसके कारण 3 डिग्री से भी ज़्यादा का क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, विचलन आ जाता है। तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नत फोटोग्राफ, नत फोटोग्राफ कहा जाता है।
ठीक है, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 है अल्प तिर्यक फोटोग्राफ। कौन सा फोटोग्राफ? नंबर 2 है अल्प तिर्यक। अल्प तिर्यक फोटोग्राफ। ठीक है, ये देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरा अक्ष में 15 डिग्री से 30 डिग्री के अभिकल्पित विचलन के साथ लिए गए वाया फोटो क्या कहते हैं? अल्प तिर्यक फोटोग्राफ। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया। ठीक है, इस ऊर्ध्वाधर अक्ष से 15 से लेकर के 30 डिग्री के अभिकल्पित विचलन के साथ, 15 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, ये 15 डिग्री से 30 डिग्री के पास। ठीक है, 15 डिग्री से 30 डिग्री। ठीक है, इसके जो अभिकल्पित विचलन के साथ लिया गया जो वायु फोटो है उसे क्या बोलते हैं? अल्प तिर्यक बोलते हैं। अल्प तिर्यक में कितना डिग्री से लेकर के? 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच तिर्यक देखा जाता है या कैमरे का लेंस देखा जाता है। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के सामने। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्योंकि कैमरे के लेंस से क्या पड़ता है? ये बिल्कुल स्ट्रेट धरातल पर पड़ता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर? 30 डिग्री का। ठीक है, यहाँ लिख देना 30 डिग्री। 30 डिग्री, 15 डिग्री से 30 डिग्री का जो विचलन होता है उसके साथ लिया गया फोटो ही क्या कहलाता है? अल्प तिर्यक फोटोग्राफ कहलाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है, इसका उपयोग क्या होता है? प्रारंभिक सर्वेक्षणों में। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में इसका उपयोग होता है। कहाँ पर होता है इसका उपयोग? प्रारंभिक सर्वेक्षणों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया, या फिर इसे कैमरे का अक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, ये कैमरे का लेंस हो गया, यहाँ पर कैमरा लेंस। आगे बात समझ में। और ये आवर्त क्षेत्र हो गया, इतना इतना आवर्त क्षेत्र। आवर्त क्षेत्र, ये तो हो गए 2 प्रकार। अब देखते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है अल्प तिर्यक। पहला तो हो गया ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, दूसरा हो गया अल्प तिर्यक फोटोग्राफ। अब जो तीसरा है वो होगा अति तिर्यक फोटोग्राफ। कौन सा फोटोग्राफ होगा? अति तिर्यक फोटोग्राफ। नंबर 3 है अति तिर्यक। अति तिर्यक फोटोग्राफ, ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरे की धुरी के लगभग 60 डिग्री झुकाने पर। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है, देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। ठीक है, इस अक्ष को 30 डिग्री से ज़्यादा, याद रखना, 15 से लेकर के 30 डिग्री तक तो था कौन सा? अल्प तिर्यक। लेकिन जब कैमरे का लेंस, कैमरे का अक्ष अपन 30 डिग्री से ज़्यादा झुका दे, ठीक है, कैमरे की धुरी को 30 डिग्री से ज़्यादा, 60 डिग्री के पास भी, ठीक है, तो कौन सा अक्ष, कौन सा फोटोग्राफ बनता है? वो बनता है अति तिर्यक। तो हमने क्या बताया कि ऊर्ध्वाधर अक्ष से कैमरे की धुरी को लगभग 60 डिग्री झुकाने पर, कितना डिग्री झुकाने पर? 60 डिग्री झुकाने पर, 60 डिग्री झुकाने पर, 60 डिग्री झुकाने पर जो भी कोण बनता है, जो भी फोटोग्राफ ली जाती है उसे कहा जाता है अति तिर्यक फोटोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, कितना डिग्री झुकाया? 60 डिग्री के आसपास झुका दिया। ये 40 हो गया और ये 20 हो गया, टोटल कितना हो गया? 60 हो गया।
ये हो गया अपना आवर्त क्षेत्र, आवर्त क्षेत्र। ठीक है, याद रखना अति तिर्यक में जो आवर्त क्षेत्र होगा वो सबसे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कैमरे को थोड़ा टेढ़ा कर लेते हो तो जगह जो होती है वो ज़्यादा घेरता है। ठीक है, जैसे बिजली है, जैसे टॉर्च है, उसको अगर एक जगह गिराओगे तो टॉर्च का जो प्रकाश होगा वो जरा सी जगह पर गिरेगी, लेकिन जब उसे टेढ़ा कर लेंगे तो प्रकाश क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। तो फोटो का जो आवृत क्षेत्र है इसी प्रकार वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना आवर्त क्षेत्र। ये हो गया ऊर्ध्वाधर अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष। और ये हो गया अपना कैमरा अक्ष, क्योंकि कैमरे के अक्ष को अपन लोगों ने, कैमरा जो लेंस था उसको अपन लोगों ने क्या झुका लिया, 60 डिग्री के आसपास झुका लिया। ठीक है, 30 डिग्री से ज़्यादा झुका लिया। 30 डिग्री ज़्यादा 40 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 30 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 30 डिग्री से ज़्यादा होगा तो अति तिर्यक, 30 डिग्री से कम होगा तो अल्प तिर्यक, और अगर सीधा होगा लगभग तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर अक्ष कहेंगे। ठीक है, ये हो गया कैमरा लेंस, कैमरा लेंस। ठीक है, और ये फोटोतल है ही, मैंने बता दिया था पहले। और ये फोटोतल से कैमरा लेंस के बीच में जो खींचा जाता है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल अक्ष, ऑप्टिकल अक्ष। ठीक है, ठीक है, ये 3 प्रकार के स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर, स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के फोटोग्राफ, वायव फोटोग्राफ हो गए। अब इनमें तुलना करते हैं अपन। ठीक है, इनमें तुलना करते हैं, तो तुलना की सारणी बना लीजिए आप लोग। इनमें तुलना करते हैं, यहाँ पर लिखिए फोटोग्राफ में तुलना, फोटोग्राफ में तुलना। एक मिनट रुकिए। फोटोग्राफ में तुलना देखते हैं। सबसे पहले सारणी बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऊर्ध्वाधर की, ऊर्ध्वाधर की, फिर देखते हैं अल्प तिर्यक की, अल्प तिर्यक की, और फिर देखते हैं अति तिर्यक की, अति तिर्यक। मैं देखता हूं आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले विशेषता। विशेषता क्या है इन दोनों, इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं होंगी। ठीक है, झुकाव जो होगा इसका ऊर्ध्वाधर का वो होगा 3 डिग्री से कम, 3 डिग्री से कम। ठीक है, झुकाव 3 डिग्री से कम होगा। 3 डिग्री से अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, नत फोटोग्राफ, क्या बोलेंगे, नत फोटोग्राफ। ठीक है, ये जो फोटो होता है वो ऊर्ध्वाधर अक्ष से लगभग मिला हुआ दिखाई देता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष से मिला हुआ प्रतीत, प्रतीत। ठीक है, बिल्कुल सीधे रहते हैं ये। ठीक है, 3 डिग्री से कम का इनका कोण होता है, अगर 3 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो उसे नत फोटोग्राफ कहेंगे। ठीक है, उसे ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ नहीं कहेंगे। इसकी विशेषताओं में ये हो गया। अब जो अल्प तिर्यक थी इसकी विशेषता क्या थी कि इसका ऊर्ध्वाधर जो तल था उससे विचलन कितना हुआ, उससे विचलन हुआ 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री तक, 30 डिग्री तक का विचलन। कहाँ से, ऊर्ध्वाधर अक्ष से कितने डिग्री का विचलन, 30 डिग्री तक का विचलन हो गया। और जो अति तिर्यक था उसमें जो विचलन था वो 30 डिग्री से अधिक था, 30 डिग्री से अधिक विचलन। ये विशेषता समझ में आ गई। ऊर्ध्वाधर बिल्कुल मिला हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, 3 डिग्री से भी कम का विचलन होता है। अल्प तिर्यक में 30 डिग्री तक का विचलन होता है और अति तिर्यक में 30 डिग्री से अधिक का विचलन होता है। ये तो हो गई इसकी विशेषता। अब देखते हैं इसके गुण, इनमें गुण क्या है। ठीक है, ये क्षितिज प्रतीत नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि कैसा प्रतीत होता है, ऊर्ध्वाधर प्रतीत होता है, क्षितिज प्रतीत नहीं होता। ठीक है,
इसके अलावा क्षितिज इसमें प्रतीत भी नहीं होता, इसमें भी क्षितिज प्रतीत नहीं होता, क्योंकि केवल 30 डिग्री तक का ही तो कोण है। इतना अगर सीधा है, बिल्कुल सीधा है, तो ये 30 डिग्री तक की झुक जाता है, तो भी ये क्षितिज प्रतीत नहीं होता। लेकिन जो अति तिर्यक है वो क्या होता है, वो क्षितिज प्रतीत होता है, क्षितिज प्रतीत होता है, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, इसका कोण बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका विस्तार। इसका जो विस्तार है वो समतल क्षेत्र में एक रूप दिखाई देता है, समतल क्षेत्र में, समतल क्षेत्र में एक समान, ठीक है। इसका जो विस्तार है वो छोटे क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है, छोटे क्षेत्र में, ठीक है। छोटा सा क्षेत्र गिरेगा, अगर टॉर्च यहाँ पर लिया, इसको ऊर्ध्वाधर गिराया यहाँ पर, तो केवल इतना ही क्षेत्र गिरेगा। लेकिन जब जैसे ही इसको टेढ़ा करेंगे थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र होगा, फिर और टेढ़ा करेंगे तो सारा सबसे ज़्यादा क्षेत्र होगा, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ का जो क्षेत्र होता है वो छोटे क्षेत्र में होता है, अल्प तिर्यक में होता है वो समलंब होता है, ठीक है। अति तिर्यक क्षेत्र में जो विस्तार होता है वो होता है अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में, अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में, ठीक है। ये छोटा क्षेत्र, ये उससे बड़ा, और ये सबसे बड़े क्षेत्र में, सबसे बड़े क्षेत्र में, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्या, उधर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है इसकी फोटोग्राफी वाले क्षेत्र का आकार। अब फोटोग्राफ जो लिया जाता है उसका क्षेत्र का आकार कैसा होगा, आकार, क्षेत्र का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो ये होता है वर्ग आकार का, कैसे आकार का, वर्ग के आकार का, बिल्कुल चौकोर ऐसे, ठीक है, क्योंकि उसी जगह पर गिरती है, ठीक है। इसका होता है समलंबी, थोड़ा सा लंबा होता है, समलंबी, ठीक है। और इसका भी क्या होता है, इसका भी समलंबी। ऊर्ध्वाधर का जो आकार होता है क्षेत्र का वो वर्ग होता है, बाकी समलंबी होता है। नेक्स्ट है इसकी मापनी। मापनी, मापनी जो है इसकी वो समतल क्षेत्र पर एक समान होती है, समतल क्षेत्र पर एक समान, ठीक है। ये सामने की सतह से पीछे की ओर आती है, इसकी मापनी क्या होती है, सामने से ऐसे, सामने से पीछे की ओर जाती है, ठीक है, सामने से पीछे की ओर, और ये भी सामने से पीछे की ओर, सेम टू सेम, ठीक है। मानचित्र से तुलना के आधार पर इनका अंतर क्या है, मानचित्र से अंतर, मानचित्र से तुलना, जब मानचित्र से तुलना करते हैं तो इनके आधार में जो अंतर होता है वो होता है सबसे कम, सबसे कम। ये सापेक्ष रूप से अधिक होता है, से अधिक, ठीक है, सापेक्षिक रूप से अधिक। और ये होता है सबसे अधिक, सबसे अधिक। इसको देखते हैं तो सबसे कम अंतर दिखाई देता है, माफ़ कीजिएगा वो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, ठीक है, सबसे अधिक दिखाई देता है। इसके अलावा इसके जो लाभ हैं, नेक्स्ट क्या बचे, इसके लाभ दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, एक मिनट देखता हूँ, लाभ, लाभ देखते हैं इसका स्थलाकृतिक एवं थीमेटिक माप, स्थलाकृतिक एवं थीमेटिक, किसी भी थीम पर आधारित जो मैप है उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका अल्प तिर्यक का जो है वो आवेक्षिक सर्वेक्षण में उसका उपयोग होता है। जब सर्वेक्षण की क्लास आएगी तब बताएंगे कि आवेक्षिक सर्वेक्षण होता क्या है। और इसका उपयोग किया जाता है व्याख्यात्मक सर्वेक्षण में, व्याख्यात्मक सर्वे में इसका उपयोग किया जाता है। आ गई बात समझ में, ठीक है। ये तो हो गई आपकी अक्ष के आधार पर, ठीक है, अक्ष के आधार पर
वायव फोटो के प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं मापनी के आधार पर। अब देखते हैं मापनी के आधार पर। मापनी के आधार पर वायव फोटोग्राफ, वायव फोटोग्राफ। ठीक है, ये देखते हैं ये भी कितने प्रकार के होते हैं। ये भी होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। मापनी के आधार पर जो वायव फोटो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। जो पहला जो प्रकार होता है वो होता है वृहत मापनी फोटोग्राफ। वृहत मापनी फोटोग्राफ। कौन सी मापनी? वृहत मापनी फोटोग्राफ होती है। ठीक है, इसकी जो मापनी होती है वो होती है सबसे बड़ी मापनी, और वो सबसे बड़ी मापनी होगी 1:15,000। ठीक है, 1,000, 15,000 या इससे बड़ी मापनी, इससे अधिक मापनी पर। ठीक है, 1:15,000 या इससे बड़ी मापनी पर कौन सी मापनी होगी? वृहद मापनी। 1:15,000 से बड़ी मापनी कौन सी होगी? तो 1:14,000 इससे बड़ी मापनी हो सकती है। इसके अलावा 1,13,000 इससे बड़ी मापनी हो सकती है। बड़ी का मतलब नंबर छोटे होते जाएंगे और मापनी क्या होती जाएगी? बड़ी होती जाएगी। ठीक है, मापनी जब पढ़ेंगे तब बताएंगे, अगर पढ़ेंगे तो टाइम मिलेगा तो। ठीक है, वरना मुझे पता है आप सब लोगों को मापनी आती है। ठीक है, तो 1,015 या इससे अधिक मापनी पर जो मैप बनता है, फोटोग्राफ ली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? वृहत मापनी फोटोग्राफ। नंबर 2 है वो है मध्यम मापनी फोटोग्राफ। मध्यम मापनी फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ। अब इस फोटोग्राफ की जो मापनी होगी वो 1:15,000 से छोटी होगी, मतलब नंबर्स में बड़ी और मापनी में छोटी। ठीक है, मध्यम मापनी फोटोग्राफ, तो इसकी मापनी होती है 1:15,000 से 1:30,000 के मध्य। 1:30,000 के मध्य मापनी तो आप सब लोगों को आती है ना, कि जितनी बड़ी मापनी उतना छोटा नंबर, जितनी छोटी मापनी उतना ही बड़ा नंबर। ये क्या है? मध्यम मापनी। सबसे बड़ी तो ये हो गई। अब इससे छोटी की ओर चलेंगे तो मध्यम मापनी का मतलब 1:15,000 से 1:30,000 के मध्य जो मापनी आएगी वो क्या होगी? मध्यम मापनी फोटोग्राफ। छोटी होती जा रही है तो यहाँ पर जो नंबर होंगे वो क्या होंगे? बड़े होते चले जाएंगे। उल्टा होता है। ठीक है, इनमें संबंध। ठीक है, नंबर 3 जो है वो है लघु मापनी फोटोग्राफ। लघु मापनी फोटोग्राफ। ठीक है, इसका जो मापनी होती है, इसकी जो मापनी होती है वो 1:30,000 से लेकर, ठीक है, 1:30,000 से लेकर इससे लघु मापक पर, इससे लघु मापक पर, इससे जो छोटी मापनी होती है 1:30,000 से छोटी मापनी, जैसे मान लो 1:50,000 हो गई, तो ये इससे क्या हो गई? छोटी मापनी हो गई। क्षेत्र क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। मापनी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। मुझे पता है आप लोगों को मापनी आती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे।
तो 3 प्रकार की मापनी है। मापनी के आधार पर 3 प्रकार की फोटोग्राफ है। कौन कौन सी? वृहद मापनी फोटोग्राफ, जिसका जो अनुपात जिसकी जो RF जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, निरूपक भिन्न है, वो कितनी होगी? 1:15,000 या इससे अधिक मापनी पर बनेगी। मध्यम मापनी फोटोग्राफ होगी, वो 1:15,000 से 1:30,000 के मध्य जो मापनी होगी उसमें बनेगी। लघु जो मापनी फोटोग्राफ होगी वो 1:30,000 से लेकर के उससे लघु मापनी पर, जैसे 1:50,000, ये इससे छोटी मापनी पर हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में। ये हो गया आप लोगों के फोटो के प्रकार, वायव फोटो के प्रकार। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये तो पहला भाग था, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे वायव फोटो की ज्यामिति। क्या पढ़ेंगे? ज्यामिति। मुझे पता है क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इस टॉपिक को अपन क्या पढ़ेंगे? दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, ये पहला भाग है। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास? पसंद आई हो तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद। लाइक करते हुए जाइएगा वीडियो को।